कितने एक्सेलरेशन? एक है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक है नेट एक्सेलरेशन, एक है पैरेलल एक्सेलरेशन, एक को कहा जाता है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, एक को कहा जाता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक को कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इतने सारे एक्सेलरेशन हैं, हालांकि सब अलग अलग नहीं है, कुछ के नाम कॉमन है। ओके, हो सकता है इसी का इसमें से कोई और एक नाम हो सकता है इसी का इसमें से और कोई एक नाम हो, ऐसे अलग अलग। ओके, आमतौर पे जनरली 4 एक्सेलरेशन हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। ये कौन कौन से एक्सेलरेशन? शुरू करते हैं धीरे 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 चैप्टर, जैसे ये छोटा सा आर्टिकल अपन खत्म करने आएंगे सब आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्सेलरेशन किस प्रकार का है। ओके, ध्यान दो। पहला वाला जिसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्या नाम है? इसको AC से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट करेंगे? AC से। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझको बोलो, एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? एक्सेलरेशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही बोलते हैं अपन जनरली। यानी जब भी वेलोसिटी में बदलाव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कौन पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब भी वेलोसिटी में बदलाव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कौन पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? तो ध्यान दो, जब जब सर्कुलर मोशन होगा, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे बदलेगा। कल ही हमने आपको समझाया था, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसा होता है? टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ होता है। कैसे होता है? टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंच जाए तो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। पार्टिकल यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ऑलवेज वेलोसिटी कैसे होगी? इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द सर्कुलर पाथ होगी। यानी जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब जब भी सर्कुलर मोशन होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन बदलेगा। ये तो तय है। वेलोसिटी 3 तरीकों से बदल सकती है। वेलोसिटी कितने तरीकों से बदल सकती है? वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी किस किस रूप में हो सकता है? तो पहला, चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए। दूसरा, हो सकता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए। और तीसरा, क्या चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है? कौन बता पाएगा? बोथ अगर चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। साथ में ही मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो रहे हैं, एक ही साथ में हो रहे हैं। या तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हो सकता है केवल डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या हो सकता है दोनों के दोनों भी साथ में चेंज कर जाए। वहां तो चाबी के देखो जरा बड़ा वाला, अगर दोनों के दोनों भी साथ में बदल जाए तो भी वेलोसिटी बदल सकती है। जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब एक चीज फिक्स है, ध्यान दो। मान लो ये जो चाबी है ये अपना पार्टिकल है, ओके, और इस स्ट्रिंग को हटा दो। मान लो ये स्ट्रिंग है ही नहीं, पार्टिकल किसी सर्कल के बाजू में घूम रहा है, ऐसा कंसीडर करो। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, है कि नहीं? व्हाइट बोर्ड के सामने अगर घुमाऊंगा तो दिखेगा। देखो, क्या अभी फिलहाल ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है? कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, यानी इसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, सेम है। हर जगह पे स्पीड कैसी है? सेम। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। लेकिन क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है।
पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये चाबी चाहेगी कि मैं सीधा टेंजेंशियल डायरेक्शन में उछल जाऊं, निकल जाऊं, लेकिन स्ट्रिंग से बंधी होने की वजह से वो जा नहीं पाएगी। अच्छा, सामने यहाँ पे जब आएगी तो क्या चाहेगी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाऊं। हर पॉइंट पे ये चाहेगी कि मैं अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल जाऊं। मान लो मैंने केवल डायरेक्शन ही नहीं, उसका स्पीड भी चेंज कर दिया। देखो क्या स्पीड भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते 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 बहुत बढ़ गई, अभी बहुत बढ़ गई। हो सकता है धीरे 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 कम हो जाए, यानी मैग्नीट्यूड में भी क्या हो रहा है, अब बदलाव हो रहा है। तो जब स्पीड में बदलाव हो रहा है तो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी तो बदल रहा है, यानी दो चीजें बदल रही है, क्या, स्पीड और डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? जब भी सर्कुलर मोशन होगा एक बात तो तय है कि डायरेक्शन बदलने ही वाला है। जब भी सर्कुलर मोशन होगा डायरेक्शन फिक्स बदलेगा ही बदलेगा। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन की वजह से तो बदलाव होने ही वाला है, ये तो तय है। अब मैग्नीट्यूड हो सकता है कि कांस्टेंट रह जाए या हो सकता है कि वेरिएबल हो, बात समझ रहे हो, और हो सकता है दोनों के दोनों भी बदल जाए। ऐसे दो तीन चीजों से वेलोसिटी में बदलाव आमतौर पे होते हैं, ध्यान दो। जब जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, हमने कहा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कुछ भी बदला, वेलोसिटी बदल गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी बदल गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदल गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, यानी वेलोसिटी बदल रही है, तो कौन पैदा होगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब तब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, जिसके चलते वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो पैदा होगा एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को बच्चों ऑलवेज दिखाया जाता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ये कैसा एक्सेलरेशन है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। जो रेडियस होगा, रेडियस के अलोंग लगेगा और टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ऑलवेज, हर जगह पे जहां पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, वहां पे उस पॉइंट से रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या क्या पता चला सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में? इसको कहा जाता है सीपी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसको इंडिकेट किया जाता है एसी से। और हमें एक बात पता चली, ये किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू, इट इज प्रोड्यूस्ड, क्या कह सकते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किसकी वजह से, चेंज इन वेलोसिटी। ये किसकी वजह से पैदा हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से पैदा हो रहा है। अच्छा, दूसरा मामला, इसका डायरेक्शन क्या है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, और कैसे, along the radius। ओके, डायरेक्शन क्या है इसका, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर along the radius। यानी पार्टिकल अगर यहाँ है तो ये टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और कैसे, along the radius लगेगा। इसका जो फार्मूला है बच्चों, इसको लिखा जाता है AC इज इक्वल टू R omega square if R is radius, if capital R is radius, तो इसको लिखा जाता है R omega square, या उसी को लिखते हैं V square by R। ये V square by R कहाँ से आया, तो आपको पता है V is equal to R omega होता है कि नहीं, V is equal to
आर ओमेगा, तो आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। और हमने कल ही देखा है कि इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर सर्कुलर मोशन, ये फार्मूला सर्कुलर मोशन के लिए ऑलवेज वैलिड है। अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना पड़ता है, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर ही है तो लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा W V बाय R होता है, तो W की कीमत अगर रख दोगे तो एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, R इंटू W की कीमत है V स्क्वायर बाय R का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा की कीमत है V बाय R, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक R कैंसल तो हो गया V स्क्वायर बाय R। समझ रहे हो, ये है इसका फार्मूला। ओके, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को दिया जाता है R ओमेगा स्क्वायर से या V स्क्वायर बाय R से। ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज V, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज V, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज R, रेडियस है कि नहीं, रेडियल डिस्टेंस उसको बोल सकते हो आप। और व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, यहाँ तक बातें चमकी हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। अब मुझको बोलो कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तब क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होने वाला है? जब भी सर्कुलर मोशन होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ऑलवेज चेंज होगा? ऑलवेज चेंज होगा, ऑलवेज चेंज। पार्टिकल एक जगह पे रुकने वाला है क्या? पार्टिकल जहां जहां जाएगा वहां वहां वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंशियल 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 टेंजेंशियल, समझ रहे हो? ऑलवेज डायरेक्शन चेंज होगा, और ऑलवेज डायरेक्शन चेंज होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑलवेज होगा। यानी अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ही है का मतलब समझ रहे हो पवन? है ही है का मतलब समझ रहे हो? अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ही है, ये होने ही वाला है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पैदा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और एक्सेलरेशन पैदा होता रहेगा। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या बात पक्की चमकी है? उतारो। एक बात तो पता चल गई बच्चों कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और इसका फार्मूला हमने लिखा AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R या R ओमेगा स्क्वायर। सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ही है। ओके, अच्छा, बात करते हैं दूजा, टेंजेंशियल। क्या नाम है इसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब भी बच्चों सर्कुलर मोशन होगा, जब सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होते वक्त पता चल गया कि डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज हो ही रहा है, पर अगर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज हुआ। ओके, जब पार्टिकल की चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हुआ, यानी किसमें चेंज हुआ? यानी स्पीड में चेंज हुआ। पार्टिकल की जब स्पीड चेंज हो जाए, मान लो ये अपना पार्टिकल है, धीरे धीरे घूम रहा था, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ गई, बहुत बढ़ गई।
है कि नहीं? कंटिन्यूअसली स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। अब क्या हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मैग्नीट्यूड में बदलाव हो, वेलोसिटी में तो हो ही रहा था भाई, लेकिन जब मैग्नीट्यूड में बदलाव हो तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलाव होने के कारण जो पैदा होता है उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको इंडिकेट किया जाता है एटी से। किससे इंडिकेट करेंगे, एटी। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, क्या क्या दिए ये अभी समझाने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र करो, ध्यान दो। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो जाए तो मैग्नीट्यूड की वजह से कौन पैदा हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और मान लो वेलोसिटी बढ़ रही है। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी होगा। ओके, उसी डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर मान लो वेलोसिटी बढ़ रही है, पार्टिकल ऐसा घूम रहा है ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द वेलोसिटी। अगर मान लो पार्टिकल ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन पार्टिकल की इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी की दिशा ये है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी उल्टी दिशा में होगा। एक बात चमकी, सेंट्रीपिटल किधर लग रहा था, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और टेंजेंशियल कैसे लग रहा है, अलोंग द टेंजेंशियल पाथ टू द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ है उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल पाथ में लग रहा है, समझ रहे हो? ओके, टेंजेंशियली लग रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर पाथ को टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। एक बात चमकी, लेकिन टेंजेंट बनाएंगे कैसे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां तक बातें क्लियर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बच्चों, यानी उसका फार्मूला दिया जाता है ऐसे, AT इज इक्वल टू d mod v बटा dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये कौन है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? नहीं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, उसके चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इसलिए ऐसा लिखा जा नहीं सकता। ये गलत है, समझ रहे हो? ये ऐसा हम लिख नहीं सकते। क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या, मतलब स्पीड, यानी जब स्पीड में बदलाव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जो पैदा होगा वो कौन होगा, टेंजेंशियल। अब कई जगहों पे, कई किताबों में आपको ऐसा मिलेगा कि इधर दिखाई दे रहा है और पीछे, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, ध्यान दो, ध्यान दिया जाए बच्चों। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान लो डायरेक्शन ये है, समझने के लिए 80, तो अपना सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर AC। ये दोनों ऑलवेज 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 एक दूसरे को कैसे, परपेंडिकुलर। ऑलवेज कैसे एक दूसरे को, परपेंडिकुलर।
ये जो रास्ता है अपना वेलोसिटी का, ये जो रास्ता है अपना वेलोसिटी का, वेलोसिटी के डायरेक्शन को, वेलोसिटी के डायरेक्शन को ये पैरेलल है। एटी जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसा है, पैरेलल है, और इस वजह से एटी को भी कहा जाता है पैरेलल एक्सेलरेशन। एटी का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी के डायरेक्शन को देखो ये ऑलवेज कैसा होगा, परपेंडिकुलर, इसलिए एसी को ही कहा जाता है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। यानी हम जो इतने सारे नाम लिखे हुए थे, इसमें से पैरेलल एक्सेलरेशन कौन है, यही अपना टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है कि नहीं, यही सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। यानी 1 2 3 4 तो हो गए खत्म, बात समझ में आई। इसी का और दूसरा एक नाम क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और वही कौन है अपना, सेंट्रीपेटल या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। क्यों परपेंडिकुलर कहा जाता है, समझ में आया। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ये उसको या तो पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा। या तो उसके डायरेक्शन में होगा तो पैरेलल, या तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा यानी एंटी पैरेलल। यानी दोनों केस में पैरेलल है, समझ रहे हो, दोनों केस में क्या है, पैरेलल। इसलिए इसको कहा जाता है पैरेलल एक्सेलरेशन। और अपना जो एसी है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन और नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। क्या बात चमकी, पक्का 100%। सेंट्रीपेटल सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपेटल टुवर्ड द सेंटर लगेगा, और टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट लगेगा। कैसा लगेगा, अलोंग द टेंजेंट। अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी घट रही तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। मुझको बोलो, अगर सर्कुलर मोशन होगा, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि नहीं। हो सकता है कि बॉडी जब घूमे तो बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से घूमे। क्या दिख रही है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड में ना कोई बदलाव हो रहा है ना कोई चेंज हो रहा है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड बढ़ जाए या कम हो जाए, अगर बदलाव हो जाए तो कौन आएगा, तो आएगा टेंजेंशियल। स्पीड हो सकता है कि कांस्टेंट भी हो, यानी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूरी नहीं कि होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ओके। इफ, ओके, नोट कर लेना इस बात को, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, यानी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, तो एटी की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, एटी की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, समझ रहे हो। लेकिन एसी की वैल्यू 0 होगी क्या, नहीं, उसकी कीमत होगी v²/r, या तो r ओमेगा स्क्वायर। सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ही है। ये जो है टेंजेंशियल वाला, हो सकता है होगा भी, हो सकता है ना भी हो। अगर स्पीड वेरिएबल है तो ये है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये 0 है। समझ में आया, पक्का, उतार लो।
और एक छोटा सा पॉइंट हम बताना आपको भूल गए, ऐड कर देते हैं। और एक एक्सेलरेशन, उसका नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। क्या नाम है? रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑलवेज लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द towards the center along the towards the center along the towards the center along the and that is why इसी को बोला जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ही एक नाम क्या है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का ही और एक नाम क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही नॉर्मल एक्सेलरेशन है, परपेंडिकुलर है और रेडियल एक्सेलरेशन है। क्या इतनी बातें याद रहेंगी? ओके, समझ में आएगा? यानी असल में हम तो पढ़े दो ही एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एंड टेंजेंशियल, लेकिन कवर हो गए साथ में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 एक्सेलरेशन एक साथ में पूरे हो गए। समझ में आया? उसी के अलग अलग नाम है। नाम भी तो होते हैं। आप भी तो प्यार से किसी ना किसी को सोना, मोना, डार्लिंग, पिल्लू बोलते हो। अरे छोटे बच्चों को, अरे घर में छोटे बच्चे होंगे, ये लो डुकरा चपेलेला म्हणतात। कोई डुकर का पिल्लू सुबह सुबह कुछ खा रहा है, तुमने उठा लिया, ओ पिल्लू कुछ खा रहा है, तुमने हाथ घुमा दिया ऊपर से, ओ डार्लिंग क्या खा रही हो, ऐसा बोलते हो। अरे घर में जो छोटे बच्चे उनको बोलते हैं ना अपन, है कि नहीं? अरे छोटे बच्चे उनको अपन प्यार से सोना, मोना, डार्लिंग, पिल्लू, है कि नहीं? ऐसा अपन बोला करते हैं आमतौर पे। वैसे ही इसके भी अलग अलग नाम है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को आप नॉर्मल भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, रेडियल भी बोल सकते हो, ऐसे। अब बात करते हैं बच्चों नेट एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं? नेट एक्सेलरेशन। ओके, इसको इंडिकेट किया जाता है ए नेट से। नेट एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी जितना भी हो रहा है, उस सब चेंज इन वेलोसिटी के वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको बोला जाता है नेट एक्सेलरेशन। यानी क्या? यानी देखो, यानी बॉडी मान लो जब घूम रही थी तो एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ, AT किसकी वजह से पैदा हुआ? AT किसकी वजह से पैदा हुआ? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक एक्सेलरेशन पैदा हुआ, AC किसकी वजह से पैदा हुआ? चेंज इन डायरेक्शन। किसकी वजह से? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको बोला जाता है नेट एक्सेलरेशन। और क्या स्वाभाविक सी बात है, ये ऐसा आएगा बच्चों, ए नेट, दोनों का रिजल्टेंट, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स अपन पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बीच में इस तरह से आएगा। सवाल आया कि ये जो ए नेट है इसका क्या फार्मूला बनाया जाएगा? तो ए नेट को आप लिख सकते हैं बच्चों, मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मैग्नीट्यूड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का और भी एक तरीका है। कैसे? देखो, गौर करो, अगर वेक्टर अच्छे से पढ़े हो, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला अगर याद है, तो ये अपना एक वेक्टर AT, ये अपना दूसरा वेक्टर AC, और ये उसका रिजल्टेंट है, सही है, जिसका नाम क्या है? ए नेट। ए नेट अपना रिजल्टेंट है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूं तो एक ट्रायंगल लॉ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, थीटा, अच्छा इसको हटा दो, इसका रिजल्टेंट जो है, दोनों का रिजल्टेंट, असल में दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे। देखो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे? 90 डिग्री पे, है कि नहीं?
दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे, तो क्या मैं कह सकता हूं ए नेट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2 AC AT cos 90, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। याद आ रहा है? रिजल्टेंट को अपन लिखते थे, अरे हाँ ना, आ रहा है ना याद है सब कुछ? हाँ, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लिखते थे। यहाँ पे थीटा कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। और cos 90 की कीमत क्या होती है? जीरो। cos 90 की कीमत क्या? जीरो। ये कीमतें तो पता है ना आपको? पता नहीं होंगी तो ट्रिग्नोमेट्री जयवर्धन वाला वीडियो देख लेना, उसके ऊपर अपन ये बनाए हुए हैं। 90 यहाँ पे होता है, ओके। हाँ, तो 90 की कीमत जीरो होती है। हमने कहा 90 की कीमत जीरो हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाए, तो कौन बच गया? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ए नेट का एक फार्मूला ये भी है अपने पास, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन कैसा है, कितने डायरेक्शन पे लग रहा है, कैसे बताएंगे? तो ध्यान दो, देखो ऐसे लग रहा AT, ऐसे लग रहा AC, और दोनों के बीच में कौन है अपना? ए नेट। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूं समझने के लिए, अच्छा चलो अल्फा कहूं, क्योंकि थीटा तो अपन मान के चल रहे थे 90 वाला है। अगर मैं इसको अल्फा कहूं समझने के लिए, तो क्या यही कंपोनेंट उठा के यहाँ पे रखूं? है कि नहीं? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ कंपोनेंट, वेक्टर को अपन पैरेलली उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। यानी AC ही यहाँ पे है, ये वाला कंपोनेंट कौन है? AC, ये AC है। तो अगर मैं tan थीटा की यहाँ से वैल्यू लूं, tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और उसको लग के ये है परपेंडिकुलर, और उसको लग के बेस। तो परपेंडिकुलर की कीमत क्या? AC अपॉन बेस की कीमत क्या? AT। यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AC अपॉन AT। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किस डायरेक्शन से? वर्टिकल डायरेक्शन से। वर्टिकल डायरेक्शन से ए नेट का जो डायरेक्शन है वो कितना होगा? वो होगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ AC बाय AT। क्या बात चमकी? नेट एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है, समझ में आ रहा है? मुझको बोलो, क्या नेट एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है? अगर सर्कुलर मोशन है तो नेट एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है क्या? कभी जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको जिंदा रखने के लिए AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज होगा। समझ रहे हो सकता है कि ये ना हो, अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो ये ना हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से AC है ही है, और उसके चलते ए नेट अपना कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। सर्कुलर मोशन है तो ए नेट कभी भी जीरो नहीं है। समझ में आ रही है बात? 100% पक्का होता है। तेरी शिकायत कितने एक्सेलरेशन हम देख चुके हैं, समझो इधर ध्यान दो। हमने देखा सेंट्रीपिटल, हमने क्या देखा? हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हमने लिखा AC, जिसका फार्मूला क्या था? v स्क्वायर बाय r या r ओमेगा। सेंट्रीपिटल का ही दूसरा नाम क्या? बोलो। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। बात करते चलना है, बोलो। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या? नॉर्मल एक्सेलरेशन। और ये अलोंग रेडियस लगता है, इसकी वजह से और एक नाम क्या? रेडियल एक्सेलरेशन। हो गया एक एक्सेलरेशन। इसके बाद हमने दूसरा एक एक्सेलरेशन देखा, उसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
इसको हमने इंडिकेट किया AT से, और इसका फार्मूला क्या लिखा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मॉड v की वजह से आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या, पैरेलल एक्सेलरेशन। इसका और भी एक अन्य नाम आएगा आगे चल के, वो हम आपको आगे जाने के बाद बताएंगे। ठीक, इसका और भी एक नाम होता है, और थोड़ा आगे जाने के बाद बताएंगे, उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं। हमने तीसरा एक्सेलरेशन कौन सा देखा, बोलो कौन सा, नेट एक्सेलरेशन। तीसरा देखा नेट एक्सेलरेशन। ओके, इसको अपन टोटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? ये तो टोटल एक्सेलरेशन जो बॉडी के ऊपर लग रहा है उसी को तो नेट बोला जाता है, नेट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन। जो नेट एक्सेलरेशन होता है बच्चों, उसको हमने कहा ए नेट, और उसको हमने कहा मॉड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी का हमने दूसरा फार्मूला बनाया, AT इज इक्वल टू अंडर ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आए यहां तक अपन। अब देखेंगे चौथा एक्सेलरेशन, इसका नाम है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करेंगे, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, जब सर्कुलर मोशन अपन शुरू किए थे तब से कुछ चीजें अपन लीनियर की पढ़ते आए, कुछ एंगुलर की पढ़ते आए। कौन कौन सी चीजें लीनियर वाली थी, कौन कौन सी एंगुलर वाली थी, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो। लीनियर में था लीनियर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कह लो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और उसको इंडिकेट किया था यस से। एंगुलर में था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको इंडिकेट कैसे से किया था आपने, थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल में क्या बदलाव हो रहा है। अच्छा, फिर आपने कहा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी तो लीनियर वेलोसिटी पैदा होगी, उसको आपने कहा v। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी तो एंगुलर वेलोसिटी पैदा होगी, उसको आपने कहा था ओमेगा, याद है। इसको आपने इंडिकेट किया था v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको आपने इंडिकेट किया था ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद है ऐसा। अगर एवरेज की बात की जाए तो अलग आएगा, इंस्टेंटेनियस की बात की जाए तो ये आएगा। इतना याद है, अपन ऐसा बोले थे। अच्छा, और एक नई टर्म आई बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन, इसको ए से इंडिकेट किया जाता है। और एक आया एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको इंडिकेट किया जाता है अल्फा से। लीनियर एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो अल्फा एवरेज निकालना है तो हम कहेंगे चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। इसी का मतलब होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। और अगर बात करें अल्फा इंस्टेंटेनियस की, टाइम अगर बहुत छोटा हो तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। ओके, तो अगर बात करें अपन अल्फा इंस्टेंटेनियस की, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो उसको अपन लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके, एट गिवन टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इफ
ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5। ओके, दिया है इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे। आपको बोला फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा इन 0 to 6 सेकंड एंड एट 6th सेकंड। ओके, ये टाइम थोड़ा कम कर दो, 0 to 3 सेकंड एंड 3rd सेकंड। ओके, दो चीजें बोली गई है। कैसे निकालेंगे? देखो 0 to 3 सेकंड वाला एवरेज है और एट 3rd वाला इंस्टेंटेनियस है। तो हमने पहला निकाला अल्फा एवरेज इज इक्वल टू होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। क्या इसी को ऐसा लिखें अपन? देखो ओमेगा की कीमत है बच्चों 2t स्क्वायर प्लस 5। कहाँ पे? एट t इज इक्वल टू फाइनल कहाँ पे है? 3। कहाँ से कहाँ निकालना है? 0 to 3। तो फाइनल कहाँ पे? t इज इक्वल टू 3 माइनस ओमेगा की कीमत है 2t स्क्वायर प्लस 5। कहाँ पे? एट t इज इक्वल टू इनिशियल 0 पे डिवाइडेड बाय t फाइनल है 3। 3 माइनस 0 नीचे आएगा 3। दिस इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5। ओके, माइनस t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 3। प्लस वाला 5 माइनस वाला 5 कैंसल। 3 ने 9 को काटा आया 3। 3 2 6। तो आपको मिला अल्फा एवरेज 6। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? क्या होगा? रेडियन। आगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट होगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखा जाए। ओके, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। यही है रेडियन पर सेकेंड, और रेडियन पर सेकेंड का मतलब होता है अल्फा। ओके, तो इसको लिखेंगे हम रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, आया अल्फा। अच्छा, और भी एक बात बोली है निकालने के लिए, दूसरी क्या बोला है? एट 3rd सेकंड निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा। ओमेगा की कीमत क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो, 2t का स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या आएगा? 4t प्लस 5 का 0, तो ये आ गया 4 इंटू टी। अल्फा इंस्टेंटेनियस की कीमत आई कितनी? पर हमें कहाँ पे चाहिए? हमें चाहिए अल्फा इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3rd सेकंड। तो t की कीमत 3 रख दो तो ये आया 4 गुना 3 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। धीरे धीरे बात चमक रही है। कौन सा एक्सेलरेशन नया देखा हमने? हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हमने कहा अल्फा, और अल्फा का फार्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस और अगर हम निकाल रहे हैं एवरेज, तो इसी को लिखा जाएगा बच्चों चेंज इन w अपॉन चेंज इन टाइम। w असल में ये w नहीं है, ये है ओमेगा, है कि नहीं? उसको w नहीं बोलना है, वो ओमेगा है, लेकिन अपन लिखते हैं w की तरह, तो समझने के लिए कुछ भी बोल दो। बात चमकी है, पूरा 100% समझ में आया है? पूरा एक बार अच्छे से इन कैमरा ले लो ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट कम से कम ले सके। लिख लो, लाइन वाले लिख लो।
एक खास बात और है कि हर लीनियर वाले का एंगुलर वाले के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। ओके, यानी अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो उसका रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो उसका रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। अच्छा, हमने जितने टाइप लिखे थे एक्सेलरेशन के उसमें सब नाम आ गए, एक नाम रह गए, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है? ये कौन है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये रह गया, एंगुलर तो अपन ले लिया कि नहीं, तो लीनियर रह गया। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इसकी भी बात करेंगे, ध्यान दो। इसका फार्मूला होता है बच्चों, हालांकि लिख के दिया था मैंने पहले आपको, S इज इक्वल टू आर थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रिलेशन है बच्चों V इज इक्वल टू आर ओमेगा। V का मतलब लीनियर वेलोसिटी है कि नहीं। अगर सर्कुलर मोशन है तो ही ये क्या है, वैलिड है। सर्कुलर मोशन ना हो तो अपन क्या करेंगे इसको, V परपेंडिकुलर है कि नहीं। V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और इन दोनों में रिलेशन है बच्चों A इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, A इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ये कौन है असल में, क्या ये वाला ये सेंट्रीपिटल है, क्या ये टेंजेंशियल है, क्या ये नेट है, कौन सा ये टेंजेंशियल। वेरी गुड, ये कौन सा है, ये है AT, यानी A टेंजेंशियल इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। तो लीनियर एक्सेलरेशन का, इसलिए यहाँ पे एक जगह छोड़ दिया था मैंने कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और भी एक नाम है, क्या नाम है, लीनियर एक्सेलरेशन। और उसको कहा जाता है AT इज इक्वल टू R अल्फा, ऐसा, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये उसका रिलेशन है। ओके, ठीक, यहाँ तक बातें 100% समझ में आई हैं। मुझे लगता है भली बातें आपने ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ था, फिर भी अगर बीच में कुछ लिखना बाकी है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेता हूँ ताकि फिर इसको खत्म किया जाए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। ओके, मान लो आपको दिया गया है V इज इक्वल टू, कुछ दिया है 3t, V डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। आपको बोला रेडियस भी है 3, ओके, रेडियस का कीमत भी है 3 मीटर। आपको बोले फाइंड नंबर 1 AC, नंबर 2 AT और बोले A नेट, इनको फाइंड करो। ठीक, पहला वाला बोलो AC क्या होता है, AC होता है V स्क्वायर बाय R। और ये सब की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कहाँ पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बोलो V स्क्वायर क्या होगा, V स्क्वायर होगा 3t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर, यानी 3 का भी स्क्वायर, t का भी स्क्वायर बटा R। दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, t की कीमत कितनी बोली है 2 सेकेंड, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूं 4 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी दी है 3 ने 9 को काटा तो यह है 4 3 12। एक्सेलरेशन किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, केवल मात्र एंगुलर एक्सेलरेशन किसमें गिना जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। बाकी के सब किसमें गिने जाएंगे, सब के सब गिने जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके, तो यह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक हो गया। नंबर 2 बोलो क्या निकालना है, निकालना है AT। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ V का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 3t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा 3। क्या कोई t आ रहा है, नहीं, यानी कि ये कैसा है, कांस्टेंट है। AT की कीमत कैसे आ रही है, कांस्टेंट। तो AT एट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, कहीं पे भी देखोगे तो AT की कीमत क्या है 3 मीटर पर
सेकंड, क्योंकि उसमें टी का कोई टर्म आया हुआ नहीं है, सेकंड का स्क्वायर। ओके, उसमें कोई टी नहीं। अगर टी आता था यहाँ पे, तो इसका मतलब उसकी कीमत बदलते जाती थी टी के साथ, लेकिन टी की टर्म आई नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये टी कैसा है आपका, कांस्टेंट है। अच्छा बोलो ए नेट नंबर 3, ए नेट क्या होता है, ए नेट होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर का मतलब क्या, 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस AT का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9। अब जो भी आ जाए आप छुड़ा लेना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात चमकी बच्चों, 100%, 100%। इसके ऊपर और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही बहुत लंबा बन रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अच्छे से उतार लो इसको। मैं ही क्यों इश्क